क्लास में सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों की हम बात करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार क्या क्या होते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो एक गवर्नर थे और भारत में जो इन्होंने अपना प्रशासनिक क्षेत्र में जो कार्य किया था, उन कार्यों की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों की बात की जा रही है बच्चों। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला सुधार क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा सुधार क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का तीसरा सुधार क्या होता है। पहला सुधार न्यायिक व्यवस्था में होता है, दूसरा सुधार पुलिस व्यवस्था में होता है, यहाँ तीसरा सुधार भू राजस्व क्षेत्र में होता है। पहला न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले भारत के अंदर फौजदारी न्यायालयों को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया था और इसी के साथ यहाँ के जिला कलेक्टरों का पोस्ट समाप्त कर दिया था। फौजदारी न्यायालयों को समाप्त करने के बाद अगर देखा जाए तो दीवानी न्यायालयों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी। यहाँ न्यायालयों में केवल यूरोपीय न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तक यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, भारतीयों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं आया था कि न्यायाधीश के पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस तक भारत में ऐसा सिस्टम होता था कि भारत में केवल न्यायाधीश के पद पे केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकता था। कालांतर में ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि भारतीयों को न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जाता है। वो कालांतर में वो व्यवस्था है वो किसके समय होती है, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय होती है। एक गवर्नर होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था और इस परिवर्तन के आधार पर अब भारतीयों को भी न्यायालयों में उच्च पद प्रदान किए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय एक चार्टर एक्ट आया था और इसे 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। इसी चार्टर एक्ट के आधार पर भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का अधिकार मिल गया था बच्चों। इससे पहले भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की पाबंदी होती थी। यहाँ 1813 के चार्टर एक्ट के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया था और ये न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन दो रूपों में हमें दिखाई देता है। यहाँ पहला रूप कौन सा होता है और दूसरा रूप कौन सा होता है। पहला रूप अगर देखा जाए तो डिप्टी मजिस्ट्रेट है और दूसरा रूप अगर देखा जाए तो डिप्टी
कलेक्टर है, पहला नंबर डिप्टी मजिस्ट्रेट है, दूसरा नंबर डिप्टी कलेक्ट्रेट है। इन्हें न्यायालय में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। यहाँ इसका क्या परिणाम निकलता है? न्याय प्रक्रिया सरल हो गई थी। पहला रिजल्ट यह निकला था। दूसरा रिजल्ट, वेतन ब्रिटिश कर्मचारियों की अपेक्षा यहाँ वेतन कम मिलता था, यह फ़ायदा हुआ था। और अगर बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुछ नियमों के आधार पर डिप्टी मजिस्ट्रेट को और डिप्टी कलेक्टर को कुछ अधिकार सौंप दिए गए थे। इनको पहला अधिकार क्या सौंपा था और दूसरा अधिकार क्या सौंपा था? पहला अधिकार यह सौंप दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करते हुए अगर उसका अपराध साबित हो जाता है, अपराध साबित होने के बाद भारत का जो न्यायाधीश है, भारत का जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है, वो उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास दे सकता है। वो 2 वर्ष का कारावास दे सकता है। ये पहला अधिकार सौंप दिया था। दूसरा अधिकार, भू राजस्व के जो मामले होते थे जो न्यायालयों में जाते थे, वो अब भू राजस्व के मामले अब कौन को सौंप दिए थे? अब डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट को सौंप दिए थे। यहाँ 2 प्रकार की व्यवस्था की गई थी। पहला, डिप्टी मजिस्ट्रेट को और डिप्टी कलेक्टर को 2 अधिकार देने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक व्यवस्था में। ये जो न्यायिक व्यवस्था होती है, यह परिवर्तित लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय परिवर्तित हो जाती है। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों के पोस्ट को समाप्त किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कलेक्टर की पोस्ट को यहाँ नियुक्त किया था। यहाँ फौजदारी न्यायालय समाप्त किए थे। यहाँ दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को अलग अलग किया गया था। यहाँ हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों में न्यायिक व्यवस्था को देखा जा रहा है। कौन सी व्यवस्था देखी जा रही है? न्यायिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं बच्चों। और इसी आधार पर सबसे पहले इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे सदर अदालत आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? जिला सदर अदालत आता है। 4 नंबर पे रजिस्ट्रार आता है। 5 नंबर पे मुंसिफ न्यायालय आता है। सबसे जो फर्स्ट नंबर की सबसे ऊपर की जो अदालत है वो प्रीवी काउंसिल कहलाती है और सबसे अंतिम जो अदालत होती है वो मुंसिफ अदालत कहलाती है। और इस तरह अगर देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो विश्व के इतिहास में बच्चों आपने एक नाम सुना होगा। वो ये नाम सुना होगा मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? ये शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी न्यायिक व्यवस्था को स्थापित किया था। विधि निर्माण का कॉन्सेप्ट लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक व्यवस्था में अगर इसके रिजल्ट के बारे में अगर देखते हैं तो पहला
इसका क्या प्रभाव रहेगा? पहला, यह न्यायिक व्यवस्था एक लंबी प्रक्रिया होती है। न्यायिक व्यवस्था में न्याय मिलना बहुत कठिन होता है। तीसरे नंबर देखा जाए तो जज अंग्रेज होते हैं, न्याय स्पष्ट नहीं होता है। और अगर यदि बात की जाए तो जो पैसे वाले लोग होते थे वो न्याय को खरीद लेते थे। यहाँ अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक व्यवस्था को देखा जाए तो फौजदारी मामले को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ अगर हम जिला कलेक्टरों को के महत्व को फिनिश कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक व्यवस्था को देखने के बाद बच्चों आगे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के पुलिस सुधारों को देखा जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पुलिस सुधार व्यवस्था में उसका क्या योगदान रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय काल 1786 से 1793 ईस्वी होता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय काल 1828 से 1800 लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय काल यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों में अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों में अगर पुलिस सुधारों की बात की जाए तो पुलिस विभाग में इनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। ये पहला सुधार होता है। दूसरा सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या रहता है? यहाँ पे 400 वर्ग मील के अंदर एक पुलिस को नियुक्त किया गया था। पुलिस सुधारों के बाद अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों की अगर बात करें तो भू राजस्व मामला आता है। भू राजस्व में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन कौन से सुधार किए थे? यहाँ अगर हम भारत का एक प्रतीक रूप में देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था में क्या योगदान दिया था? दक्षिण भारत में यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ मराठों का शासन था। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र है, बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र आता है। अगर यहाँ बात की जाए ये पंजाब वाला क्षेत्र आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर रहते हुए उन्होंने भारत में भू राजस्व मामले में एक व्यवस्था स्थापित की थी और इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है और स्थायी बंदोबस्त किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर के साथ मिलकर भारत में 10 वर्षीय एक व्यवस्था की थी और इसी भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ये स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू करते हैं बच्चों। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में एक सिस्टम बनाया था और ये सिस्टम इस तरह होता है। इस सिस्टम में
3 माध्यम से यह सिस्टम चलता है। पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा। यहाँ पहले नंबर पे स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, यहाँ दूसरे नंबर पर जमींदार होता है, यहाँ तीसरे नंबर पर स्वयं किसान होता है। किसान लगान देता है, किसको लगान देगा, जमींदार को लगान देता है। और वो जमींदार लगान किसको देगा, वो जमींदार वो लगान देता है, वो अंग्रेज़ों को लगान सौंप देता है। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में पहले नंबर पे EIC होता है, दूसरे नंबर पे जमींदार होता है और तीसरे नंबर पर किसान होता है। किसान से जो निश्चित राशि का भू राजस्व लिया जाता है, किसान ये भू राजस्व जमींदार को जमा करवाता है और जमींदार ये भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवाता है। इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। यहाँ स्थायी बंदोबस्त की अगर विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें सूर्योदय का नियम लागू किया गया था। सूर्योदय और सूर्यास्त का जमींदार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले EIC को किसानों से भू राजस्व वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा कराएगा। अगर वह सूर्यास्त तक भू राजस्व जमा नहीं कराता है तो जमींदार का क्या करेंगे, जमींदार की संपत्ति छीन ली जाएगी, जमींदार के खेत छीन लिए जाएंगे, जमींदार की नौकरी छीन ली जाएगी। और यह सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त में लागू होता है। यहाँ स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा होता है। किसान का यहाँ पर शोषण होता है, किसानों से उसकी उपज का अधिकांश भाग भू राजस्व के रूप में वसूल कर लिया जाता है। यह व्यवस्था भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू होती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में से यहाँ लागू किया था। यहाँ ब्रिटिश भारत का 19% भाग होता है। 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त सिस्टम लागू किया गया था, जो भारत में 1947 तक चलता रहा था। अगर हम दक्षिण भारत में देखा जाए तो इसी समय काल के अंदर मद्रास और महाराष्ट्र के बम्बई में एक व्यवस्था स्थापित की गई थी और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। ये कौन सी व्यवस्था कहलाती है बच्चों, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। यहाँ रैयत का मतलब होता है किसान और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले मुनरो प्लस कर्नल रीड होते हैं। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले भारत के 12 महल नामक जगह पर इसको स्थापित किया गया था। यहाँ EIC प्लस रैयत का सीधा संबंध होता है। यहाँ बच्चों सीधा संबंध से क्या मतलब होता है, ये सीधा संबंध किसको कहा जाता है? सीधे संबंध से मतलब ये होता है रैयत जो किसान है वो अपना भू राजस्व लगान की दर ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों का जो संपर्क होता है वो संपर्क किसी मध्यस्थ व्यक्ति के पास न जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विभाग है वो सीधा किसानों से भू राजस्व लगान वसूल करता है। अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ लगभग 51% ब्रिटिश भारत की ज़मीन होती है जिस पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और अगर हम महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए, महल का मतलब होता है गांव और गांव का कौन होता है? मुखिया। यहाँ महल यानी मुखिया EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व देगा।
यहाँ ब्रिटिश भारत का लगभग 31% भाग होता है। यह पंजाब, यूपी और आसाम के कुछ भागों में, उत्तरी भाग में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त है यहाँ पे, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का अगर भूमि का अगर प्रतिशत देखा जाए तो सबसे कम जो भूमि का प्रतिशत है वो 19% ब्रिटिश भारत की ज़मीन पे जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो 1947 तक चला था। और अगर रैयतवाड़ी का देखा जाए तो 51 है, और उत्तर भारत में देखा जाए तो ये 31 है। और इस तरह से हम तुलना करके और तीनों व्यवस्था का सिस्टम को जान सकते हैं। पहले सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और तीसरे नंबर पे किसान होता था। यहाँ एक जो सर्कल होती थी, उस सर्कल में ये 3 प्रकार से ये सर्कल एक चैन चलती थी। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखा जाए तो सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध किसानों से होता है। और अगर हम महालवाड़ी व्यवस्था को देखा जाए तो महालवाड़ी व्यवस्था में सीधा गांव के मुखिया का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है। अगर अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये स्थायी बंदोबस्त है, इससे क्या प्रॉफिट हुआ था और इससे क्या लॉस हुआ था, यहाँ हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों की बात कर रहे हैं बच्चों। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों में जो भू राजस्व या स्थायी बंदोबस्त है, उस स्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती है। यहाँ पहले नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में वृद्धि होती है। अगर दूसरा नंबर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को जो वेतन मिलता था, भू राजस्व वसूल करने के लिए ये लोग जाते थे। अब ब्रिटिश कर्मचारियों को यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ अब मध्यस्थ व्यक्ति कौन था बच्चों? वो जमींदार होता है जो किसानों से लगान वसूल करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा करवाता था। यहाँ ब्रिटिश कर्मचारियों की कोई आवश्यकता नहीं रही थी और ब्रिटिश कर्मचारियों का वेतन डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में वृद्धि हो रही थी। ये दूसरा फ़ायदा होता है यहाँ पे। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो भू राजस्व लगान जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो निश्चित होता है और निश्चित लगान होने पर जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो नियम होता है, उस सूर्यास्त के नियम के आधार पर जमींदारों को किसी भी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में लगान वसूल करना अनिवार्य होता है। और उनके लिए अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जमींदारी को छीन लिया जाता है। ये तीसरा प्रॉफिट था। चौथा प्रॉफिट यह होता है कि प्रारंभिक अवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ लाभ होता रहा, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी तरह से लाभ नहीं मिलता है। इस व्यवस्था से उन्हें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हम इनके स्थायी बंदोबस्त के दोष की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में, ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ किसानों की आय में कोई वृद्धि नहीं होती है। यहाँ किसानों का जो फसल का उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग तो भू राजस्व लगान में ही चला जाता है। अगर देखा जाए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जमींदार किसानों का शोषण करता था और इससे किसानों के परिवार उजड़ गए थे। किसान भू राजस्व नहीं देने की स्थिति में इनके मवेशियों पर जमींदार अधिकार कर लेते थे, इनकी
ज़मीन के पट्टों पर जमींदार अधिकार कर लेता था और किसानों को दर दर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। अगर हम तीसरे प्रकार के अगर लॉस में बात की जाए तो भू राजस्व लगान की दर निश्चित होने से और निश्चित भू राजस्व देने से जो नियम लागू किया गया था वो नियम निश्चित था। और यदि मानसून नहीं आता है और यदि अकाल हो जाता है और यदि भूमि अनुपजाऊ है और यदि पानी या सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, इन सभी मामलों के बावजूद जो भू राजस्व का जो लगान निश्चित होता है वो देना तय होता है। उसी वजह से किसान कर्जे में डूब जाता है। अगर वो साहूकारों से और सेठों से कर्जा लेकर अपने परिवार को चलाता है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो परिवार क्या होगा, बिखर जाएंगे। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, अपना सब कुछ छोड़ देना होगा। और किसानों के लिए ये एक बहुत ही उन पे भारी संकट होता है। ये उनकी विपत्ति काल का समय होता है और इस विपत्ता से बचने के लिए किसान ये सोचता है कि थोड़ा कर्जा लेके और हम अपनी स्थिति को अच्छा बना लेंगे, हम जो है वापस हमारा परिवार आर्थिक समृद्धि से अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पे। और इस तरह से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो 1793 में शुरू होती है वो 1947 तक चलती रहती है। आज हमने बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों की बात की है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।